वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं अवनी तारन। अंतःप्रदवी जालिका यह कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का जाल होता है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका और दूसरा चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका की सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, जिससे यह खुरदरी दिखाई देती है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करती है। यह प्रोटीन कोशिका के अन्य भागों में भेजती है। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका की सतह पर कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण यह चिकनी दिखाई देते हैं। एससीआर यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और जो विषैले पदार्थ होते हैं उसके डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। अंतःप्रदवी जालिका कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करती है। यह पदार्थों के परिवहन के लिए पथ का भी निर्माण करती है। यकृत यानी लीवर की जो कोशिका होती है उसमें चिकनी अंतःप्रदवी जालिका विष और दवा का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। राइबोसोम राइबोसोम एक सूक्ष्म झिल्ली रहित कोशिकीय संरचना है। इसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका में जो राइबोसोम चिपके होते हैं वह प्रोटीन का संश्लेषण झिल्ली बनाने के लिए करते हैं। जितना भी झिल्ली का निर्माण होता है वो सारी झिल्ली का निर्माण जो अंतःप्रदवी जालिका में सटे हुए राइबोसोम होते हैं उसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र राइबोसोम कोशिका के अंदर में उपयोग होने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गोल्जी काय इससे सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में जंतु कोशिका में देखा। यह चपटी और थैलीनुमा झिल्लियों की एक श्रृंखला से बना होता है। यह झिल्लियां एक के ऊपर एक समानांतर नलिकाओं में सजी होती है, जो कोशिका में प्रोटीन और लिपिड के संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन का कार्य करता है। यह सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण करता है। यह वेसिकल्स, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं बनाते हैं। लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में क्रिश्चियन डी ड्यूव ने की थी। यह एकल झिल्ली से घिरा होता है। इसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। जब कोशिका पुरानी या खराब हो जाती है तो लाइसोसोम स्वयं फटकर कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसकी बाहरी झिल्ली चिकनी जबकि आंतरिक झिल्ली अनेकों गुना मुड़ी हुई होती है, जिससे क्रिस्टी कहते हैं। जो मुड़ी हुई भाग होती है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली के अंदर का द्रव्य मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें श्वसन संबंधी एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम होते हैं। इसमें जो कोशिकीय श्वसन के एंजाइम होते हैं वह भोजन को ऑक्सीकृत करके बहुत सारा ऊर्जा एटीपी के रूप में बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में होता है, इसलिए एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है, यानी करेंसी ऑफ द एनर्जी। लवक पौधों और कुछ शैवाल की कोशिकाओं में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण, भोजन भंडारण और रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। मुख्य रूप से यह पत्तियों और हरी टहनियों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन होते हैं। यह फल, फूल और बीज में पाया जाता है और परागण में मदद करता है।
ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन होता है और भोजन जैसे स्टार्च, प्रोटीन, वसा का भंडारण करता है। यह जड़ों और गूदेदार भागों में पाया जाता है। रसधानी रसधानी एक झिल्ली से घिरी रहती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसमें ठोस या तरल पदार्थ भरा होता है। पादप के रसधानी में कोशिका रस होते हैं। कोशिका रस में अमीनो अम्ल, शर्करा, कुछ प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल मौजूद होते हैं। अमीबा के रसधानी में खाद्य पदार्थ होता है। इसका कार्य जंतु कोशिका में जल संतुलन करना, कोशिका रस को कोशिका द्रव्य से अलग रखना, पादप कोशिका में मजबूती और कठोरता प्रदान करना। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। जैसे अमीबा के अंदर में जो रसधानी होते हैं उसमें खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं। जब खाद्य पदार्थ का पाचन कर लेते हैं तो उसमें जो शेष अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में भी यह मदद करता है। जंतु कोशिका में रसधानी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में इसका आकार लगभग पूरे कोशिका का 90% तक होता है। तारक काय यह एक बेलन जैसी रचना होती है जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में केंद्रक के पास सूक्ष्म चमकदार क्षेत्र होता है। इसमें एक या दो चमकदार रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। इसका कार्य यह जंतु कोशिका विभाजन में भाग लेता है और कोशिका में फ्लैजिला और सिलिया बनाता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक होते हैं। माइक्रोट्यूबुलस यह छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती है जो कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन के समय स्प्लिंडर निर्माण में भाग लेती है। यह सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती है। कोशिका के प्रकार। केंद्रक के विकास के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका यह प्राचीन कोशिका है। यह सामान्यतः छोटे आकार यानी 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। इसमें केंद्रक अविकसित होते हैं और किसी भी प्रकार के झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। इसके क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें जो कोशिकांग होते हैं वो भी किसी भी प्रकार के झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक यह विकसित कोशिका है। इसका आकार सामान्यतः बड़ा यानी 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें विकसित केंद्रक होते हैं और यह केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। विसरण और परासरण। कोशिका में कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि विसरण विधि द्वारा आर पार जाती है और जल परासरण विधि द्वारा कोशिका से बाहर और अंदर आते जाते हैं। विसरण विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस, द्रव्य तथा विलय के अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। परासरण विलायक यानी जल की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाली गति को परासरण कहते हैं। कोशिका को जलीय विलयन में रखने पर अल्पराशरी विलयन यानी इस विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है। जब किसी कोशिका को अल्पराशरी विलयन में रखा जाता है तो विलयन से जल कोशिका के अंदर चली जाती है जिससे अंतःपरासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका फूल जाती है क्योंकि विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है और कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम होती है, जिस कारण विलयन से जल कोशिका के अंदर में पहुंचती है, जिस कारण से कोशिका फूल जाती है। इस प्रक्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं। समपराशरी विलयन। जब इस विलयन में कोशिका को रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका झिल्ली के आर पार
जितना जाता है उतना ही बाहर निकल जाता है। इस विलयन में कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कोशिका के अंदर में जल की सांद्रता और विलयन की सांद्रता दोनों बराबर होते हैं। अति पराशरी विलयन। जब कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका के अंदर का जल विलयन में चला जाता है, जिसे बहिःपरासरण कहते हैं। अति पराशरी विलयन में जल की मात्रा कम होती है, जिस कारण से कोशिका का जल विलयन में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका जो होती है वो सिकुड़ जाती है। प्लाज्मोलाइसिस। परासरण विधि द्वारा पादप कोशिका से बहुत सारा पानी निकलने के कारण पादप कोशिका सिकुड़ जाती है, जिस प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस। अमीबा जब खाद्य पदार्थ को अपने अंदर लेती है तो इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।